नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में क्या स्पेशल है, आज की क्लास में आपका है परीक्षा से पहले परीक्षा। ठीक है, इसमें क्या होगा वो मैं बता देता हूं। परीक्षा से पहले परीक्षा आपके सीईटी 12th लेवल में मात्र 3 दिन बचे हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी को कैसे परख सकते हो, क्योंकि क्लास नहीं है, ये एक प्रकार से टेस्ट है। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 क्वेश्चन में मैं हर क्वेश्चन को पढ़कर सुनाऊंगा। उसको क्या आप मन में आंसर सोच लेना या फिर जो है आप कमेंट कर देना जो है क्वेश्चन नंबर सहित उत्तर। जैसे 1 नंबर का आप बोल रहे हो जोधपुर है, तो ऐसे जोधपुर लिख के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में 30 में से अगर आपके 17 से 20 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप जो है एक गुड जो है अच्छी पोजीशन में हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल में एकदम जो है अच्छा लाया हूं, पेपर के लेवल का ही लाया हूं। तो सभी जो है पहले से लेकर 30वें तक क्वेश्चन देखेंगे और फिर जो है अपना स्कोर भी कमेंट करेंगे लास्ट में कि आपके 30 में से कितने सही हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार सिरेमिक पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? ठीक है, बजट 2024-25 के अनुसार सिरेमिक पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? आपके सामने ऑप्शन है ए भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा। थोड़े एबीसीडी वाले ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखे हैं, बाकी जो है आप देखो भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा। तो जल्दी से आप सोच लें और कमेंट कर दें। तो इसका उत्तर देखो आपका जो है होगा बीकानेर। ठीक है, बजट 2024-25 के अनुसार जो सिरेमिक पार्क है उसकी स्थापना जो है बीकानेर में की जानी प्रस्तावित है। ठीक है, अब आपका कुछ का सही हुआ होगा, कुछ का गलत हुआ होगा। आपको जो है लास्ट तक स्कोर पता रखना है कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर है एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हैमर थ्रो स्पर्धा है ना। हैमर थ्रो मतलब जो है आपका जो एक गोला फेंक होता है वो। ठीक है, हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? कौन सी चैंपियनशिप है? एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हैमर थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? जल्दी से जो है आप अपने मन में उत्तर सोच लें। क्या वो हर्षिता सरावत है, क्या वो तान्या चौधरी है, क्या वो कुलविंदर कौर है या मंजू बाला है? अब देखो एक बात आपको पता ही होगी कि जो है हैमर थ्रो स्पर्धा में कौन है राजस्थान की खिलाड़ी, तो उस हिसाब से आप उत्तर दे सकते हो। तो जल्दी से देखो आपने सोच लिया होगा उत्तर, मैं आपको उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर होगा मंजू बाला। मंजू बाला ने जो है हैमर थ्रो स्पर्धा में एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो मंजू बाला राजस्थान की ही खिलाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हैमर थ्रो स्पर्धा में एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? मंजू बाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये एक प्रकार से आपकी टेस्ट है ना कि क्लास है। ठीक है, टेस्ट है, ये क्लास नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में किस प्रकार के आभूषण उत्पाद के लिए शुद्धता और मानक सुनिश्चित करने हेतु उपभोक्ता जागृति अभियान शुरू किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो रहा है आपका कि जो है उपभोक्ता जागृति अभियान जो है किस लिए जो है मतलब स्टार्ट किया जा रहा है? तो शुद्धता और मानक सुनिश्चित करने कौन से आभूषणों की? क्या वो हीरे के आभूषण है, क्या वो प्लेटिनम के आभूषण है, क्या वो चांदी का गहना है या सोने के गहने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो देखो आपको पता ही है ज्यादा चीज जो है चांदी की, सोने या चांदी की चलती है और सोना जो है महंगा होता है तो सोने से संबंधित है। ठीक है, भारत में सोना जो है सबसे जो है ऊपर हाई लेवल पर चलता है सोने के गहने, तो सोना ही इसका उत्तर होगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में सोने के गहने की शुद्धता और मानक सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? उपभोक्ता जागृति अभियान। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप अपना स्कोर जो देखते जाएं और लास्ट में बताना कितने सही होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन, आगे देखो ये करंट के आ रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट के ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस भी आगे आएंगे अलग अलग। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल मादक द्रव्यों के सेवन की प्रभावी रोकथाम के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताएं, अपना उत्तर सोच के रखें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल मादक द्रव्यों के सेवन को प्रभावी रोकथाम के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू। तो जल्दी से अपना उत्तर सोच लें। तो देखो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल मादक द्रव्यों के सेवन को प्रभावी रोकथाम के लिए झुंझुनू जिले को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपना अपना स्कोर आप गिनते जाइए। और एक बात और, जो है ये करंट के आ रहे हैं, फिर जो है अलग क्वेश्चंस भी आएंगे। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एकदम जो है अच्छे लेवल का बनाया गया है। नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुधारने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में फ्लाइंग स्कूल कहां खोले जाएंगे?
राजस्थान में 3 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। वो कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत पर्यटन और जो है हवाई संपर्क सुधारने के लिए राजस्थान में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। तो कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? ऑप्शन सुन लो आप, आपके पास टाइम है उत्तर अपना बताने के लिए। किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, अजमेर, सीकर, बाड़मेर। तो देखो 3 जो फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए होगा, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा। ठीक है, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में जो है नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत राजस्थान के जो फ्लाइंग स्कूल्स खोले जाएंगे वो कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? तो वो खोले जाएंगे आपके किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा। तो आपने उत्तर दे दिया होगा। अगला क्वेश्चन आगे आगे जो है करंट के बाद में अच्छे क्वेश्चन जो है जीके के भी आएंगे। देखते हैं कौन जो है, इंडिया जीके भी आएगा, राजस्थान जीके भी आएगा। फिर शनिवार 29 जून को आईसीसी वर्ल्ड कप जो हुआ था 2024, ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, उसका फाइनल मुकाबला कहां हुआ था? इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल मैच हुआ था, उसका जो फाइनल मुकाबला वो कौन से ग्राउंड पर हुआ था ये पूछा है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। मैं सोचना है कि आरएसएस भी बोर्ड इस लेवल तक नहीं जा सकता, इस लेवल तक जा सकता है। तो कहां हुआ था वो? क्या वो किंगस्टन और बारबाडोस में हुआ था, त्रिनाड टोबैगो में हुआ था, सेंट लूसिया में हुआ था, या एंटीगुआ और बारबुडा में हुआ था? तो आपको पता ही है जो है सबसे अच्छा स्टेडियम जो है वेस्ट इंडीज जो है, कंट्री तो नहीं है, बहुत सारी कंट्रियों से मिलकर बनी हुई है, तो वो हुआ था आपका बारबाडोस में। कहां हुआ था? बारबाडोस में। ठीक है, तो बारबाडोस में जो है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें इंडिया ने जो है साउथ अफ्रीका को हराकर जो है अपना दूसरा T20 खिताब जीता था। ठीक है, तो ये हुआ था बारबाडोस में। अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में, ध्यान रखना उद्घाटन समारोह है, में भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या वो मैरी कॉम थी, क्या वो साइना नेहवाल थी, क्या वो पीवी सिंधु थी, या ए शरत कमल थी? तो उद्घाटन समारोह में भारतीय महिला ध्वजवाहक कौन थी? उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो जो इसका उत्तर है भारतीय महिला ध्वजवाहक का वो है पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो चुके अपने। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बोल रहा है जुलाई 2024 में भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहां करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कहां की थी? ठीक है, कहां की थी? जुलाई 2024 में भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहां की थी? आपके सामने ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, ठीक है, ये अनुत्तरित है, फिर कोलकाता और लद्दाख। ठीक है, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता या लद्दाख, कहां पर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें जो सत्र है उसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई? तो देखो ऐसी ज्यादातर चीजें होती है राजधानी में, तो नई दिल्ली इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन सत्र ध्यान रखना कौन सा था? 46वां सत्र। तो करंट के क्वेश्चंस जो है आपके पूरे हो चुके हैं। अब आ रहे हैं इंडिया जीके के क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया जीके के अगर 20 के आसपास सही हो जाते हैं ना आपके, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। क्वेश्चन क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। देखो भारत का नक्शा अगर नीचे समुद्र की साइड से बनाए तो इस हिसाब से बनता है, इस हिसाब से ये बनता है। तो ये तो हो गया आपका पश्चिमी, ठीक है, ये तो क्या हो गया? पश्चिमी भाग या पश्चिमी तट, और ये हो गया पूर्वी तट। क्या हो गया? पूर्वी तट। अब जो ये पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, यहाँ पूर्वी तट का एक नाम पूछा है। तो देखो कोंकण तटीय मैदान है ना, ये आपका महाराष्ट्र और गोवा में है, महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र और गोवा आपको पता है इस साइड है, तो ये यहां से यहां तक लगभग क्या है? ये कोंकण तट है। फिर गुजरात का मैदान, तो गुजरात का मैदान ऊपर गुजरात के पास होगा, और गुजरात भी आपको पता है पश्चिमी तट की तरफ आता है। फिर आता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी कुछ भाग आंध्र प्रदेश का है, मुख्यतः आंध्र प्रदेश का तट है, और आंध्र प्रदेश आपको पता है इस साइड है, तो ये आंध्र प्रदेश का जो तट है ये होता है कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल। ठीक है, अब बात है मालाबार तट की। तो मालाबार तट है आपका केरल और कर्नाटक का, केरल प्लस कर्नाटक। तो केरल और कर्नाटक भी इस साइड है, इस यहाँ पर, तो ये भी क्या है? पश्चिम की तरफ है। तो आपको पूछा है पूर्वी तटीय मैदान का, तो वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है, क्योंकि कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश में है और वो पूर्व के साइड है, और इसके ऊपर के भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार तट।
क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। तो ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के बीच का जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये भी पूर्व में ही है, ठीक है। नाम उत्तरी सरकार है लेकिन ये भी किस में है, पूर्व में। तो आपका पूर्व के नाम क्या हो गया, कोरोमंडल तटीय मैदान। क्यों, क्योंकि ये पूर्व में है आंध्र प्रदेश की तरफ, और बाकी ये भी पश्चिम में है और ये भी पश्चिम है। और इसके अलावा जो है उत्तरी सरकार तट भी जो है वो भी पूर्व में ही है, उत्तरी सरकार तट। तो ये आपका उत्तर क्या होगा, आपको पता चल गया होगा, और आपने सही बताया या गलत वो भी आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यह भी आपको जो है उत्तर आ गया होगा कि भारत का जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर सोच लिया होगा आपने, मैं बता देता हूं। तो देखो इसका उत्तर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट भी कहते हैं। और ये आपका कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। तो ये अगर आपका उत्तर सही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कॉर्बेट जिम, जो जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहां पर है, आपका उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला बोल रहा है आपको कि वह एकमात्र सेंचुरी, ठीक है, या वह एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामर्ग पाए जाते हैं। जहां क्या पाए जाते हैं, कश्मीरी महामर्ग। तो ये जो है आपका क्या कान्हा है, क्या गिर है, या ये दाची गांव है, ठीक है। ये क्या है, दाची गांव, दागी गांव नहीं है, दाची गांव, ठीक है। या फिर वो मद्दुलाई है। तो कश्मीरी महामर्ग, तो सबसे पहले तो ये कश्मीर में पाए जाएंगे, ठीक है। तो कश्मीर का जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ध्यान रखना सेंचुरी है वो है दाची गांव। दाची गांव कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू व कश्मीर में जो एक राष्ट्रीय पार्क है या जो सेंचुरी है उसका नाम है दाची गांव, ठीक है। दागी गांव भी कहते हैं लेकिन दाची गांव इसका सही नाम है। तो दाची गांव जो है जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ जो है कश्मीरी महामर्ग पाया जाता है। तो उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है भांकड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है। जल्दी से अपना उत्तर सोच लें। क्या वो 50% है, क्या वो 15.22% है, क्या वो 100% है, क्या वो 30.28% है। तो देखो आपने उत्तर सोच लिया होगा। जो भांकड़ा नागल परियोजना है उसमें राजस्थान का हिस्सा है 15.22%। तो उत्तर हो जाएगा 15.22%, ठीक है। अभी जो है अपन अच्छे चल रहे हैं, देखते हैं आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फिर है सुपर थर्मल पावर प्लांट, नाम क्या है, कवई। सुपर थर्मल पावर प्लांट कवई कहां स्थित है, कौन से जिले में कवई सुपर थर्मल पावर जो स्टेशन है वो आपका स्थित है। क्या वो बीकानेर में है, क्या वो झालावाड़ में, क्या वो अजमेर में, क्या वो बारां में है। नाम देखना, सुपर थर्मल पावर प्लांट नाम क्या है, कवई। तो आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। अब देखते हैं आपका उत्तर सही है या गलत। तो इसका उत्तर होगा बारां, ठीक है। बारां जिले में कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये तो देखो एकदम इजी क्वेश्चन है और हजारों बार हजारों परीक्षाओं में आ चुका है कि राज्य का पहला, अगर ये गलत हो रहा है आपका तो आपको जो है सोचने लायक बात है। राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, क्या वो कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना है, क्या वो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, क्या वो छाबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, या वो काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो राज्य का पहला कौन सा है, सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है। अगर ये गलत हो रहा है तो आपको जो है सोचना पड़ेगा, चिंताजनक ये बात है। तो ये जो है राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, सूरतगढ़ सुपर पावर स्टेशन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चंस का लेवल इतना अच्छा लाया हूं कि तभी मैंने बोला कि अगर आप 17-18 क्वेश्चन भी सही कर देते हो 30 में से तो आप अच्छी स्थिति में हो। अगला कि राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावत बाटा, आपको पता है राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावत बाटा, और रावत बाटा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। यह भी ध्यान होना चाहिए, रावत बाटा कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। परमाणु शक्ति गृह यहां पर से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। दोबारा क्वेश्चन सुनो, राजस्थान परमाणु शक्ति गृह से जो रावत बाटा है वहां से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है 62, 1962, 1992, 1973, 2002। अपना जो उत्तर आप सोच लें और मैं अब आपको उत्तर बताने जा रहा हूं, आप सही हो या गलत जरूर बताना। ऑप्शन नंबर डी 2002, मतलब जो राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावत बाटा जो चित्तौड़गढ़ में आता है उसमें से उत्पादन 2002 में प्रारंभ किया गया। सॉरी 2002 नहीं होगा, सॉरी
कब किया गया? जो रावत बाटा से 1973 में, ठीक है, 2002 नहीं होगा, मैंने भी गलती से बता दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो 1973 में जो है रावत बाटा जो राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, वहां से जो है उत्पादन आपका प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखना, रावत बाटा से उत्पादन 1973। अब आपका जो है सही हुआ या गलत वो देख लेना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सोलर सिटी घोषित किया गया है, मतलब किन 3 जो है सिटियों को राजस्थान सोलर सिटी घोषित किया गया है? अपने जो है उत्तर देख ले, मैं अभी ऑप्शन बता देता हूं। जयपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, और कोटा, भरतपुर, जोधपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर होता तो आप सोचते कि वही उत्तर है, सोलर सिटी तो वही हो सकती है। तो सोलर सिटी का मतलब ये नहीं है कि जहां रेगिस्तान हो वहीं सोलर सिटी बन सकती है, सोलर सिटी घोषित कर सकते हैं। रेगिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास मतलब अगर जो अच्छा खासा सूर्य की रोशनी आ रही है तो वहां भी सोलर जो है अच्छे से उपयोगी है। तो सोलर सिटी किन 3 जो है सिटियों को घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा जयपुर, अजमेर, जोधपुर। ठीक है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, ये इसका उत्तर है सोलर सिटी। बस ये अच्छा हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन में बाड़मेर, जैसलमेर नहीं दिया हुआ, वरना तो सारे के सारे वही उत्तर करते। लेकिन ध्यान रखना, सोलर सिटी 3 जो सिटी हैं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जो बड़ी सिटियां हैं, इनको घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपका सही भी हुआ होगा किसी ना किसी का। अगला क्वेश्चन, पोहरा, लखमाणा और बरमसर स्थल है। पोहरा, लखमाणा और बरमसर स्थल किससे संबंधित है? क्या वो है सोलर संयंत्र से है, क्या वो पवन ऊर्जा से, क्या वो आणविक ऊर्जा से, क्या वो बायोगैस बायोमास जो ऊर्जा है उससे संबंधित है? पोहरा, लखमाणा और बरमसर किस स्थल से संबंधित है? क्या वो सोलर से है, क्या वो पवन ऊर्जा से है, क्या वो आणविक से है, क्या बायोमास से है? तो जो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा। देखो बरमसर तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कहां से है? पवन ऊर्जा से। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे हो गए? पवन ऊर्जा से संबंधित स्थल हो गए। देखो सीटी लेवल का ही पेपर लाया गया है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बहुत इजी पेपर है, इसलिए मैंने आपको कहा था परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा है। सोलर एनर्जी सीज घोषित किया गया है। सोलर एनर्जी सीज, ऊपर तो क्या था? सोलर सिटी। सोलर सिटी किसको घोषित किया गया है? वापस ऊपर अपन ने देखा था, कौन सी है? जयपुर है, अजमेर है और जोधपुर है। यहां एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 तो सोलर सिटी थी। अब सोलर एनर्जी सीज किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप अपना उत्तर सोच सकते हो। क्या वो जोधपुर, बीकानेर, नागौर है? क्या वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर है? क्या वो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर है? या जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर है? ठीक है, ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जो सीज सोलर एनर्जी, सोलर सिटी तो आपको पता है जयपुर, अजमेर और जोधपुर को किया गया, लेकिन सोलर एनर्जी सीज जो घोषित किया गया है वो हो जाएगा आपका जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, बीकानेर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। क्या नहीं है? बीकानेर नहीं है। बीकानेर नहीं है तो ऑप्शन सारे उड़ जाएंगे। देखो इसमें बीकानेर है, इसमें भी बीकानेर है और इसमें भी बीकानेर है, बच गया एक। तो आपको ध्यान ये रखना कि बीकानेर नहीं है रेगिस्तानों में। ठीक है, सोलर एनर्जी सीज में बीकानेर नहीं है, तो बीकानेर नहीं है तो कुछ ऑप्शन तो उड़ जाएंगे, फिर बचेगा क्या? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इसमें शामिल है और नागौर भी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, अभी तक आपके कितने सही हो रहे हैं वो काउंट करते रहे। ये है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसकी स्थापना कब की गई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? क्या वो 2002 में की गई? क्या 2008 में की गई? 1998 में की गई और 2014 में की गई? तो अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना आपकी जो है सन 2002 में की गई। तो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये तो आपका सही होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष में लागू की गई? राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी किस वर्ष में लागू की गई? क्या वो 2019 था? क्या 2010, 2021, 2022? तो ध्यान रखना, राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी वर्ष 2019 में लागू की गई। तो इस बात का भी ध्यान रखें, विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। ये आप ये सोच रहे होंगे करंट का, ये करंट के नहीं है, ये भूगोल के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है? भूगोल के, जियोग्राफी के क्वेश्चन है। तो विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 में जो है लागू की गई। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान, अब देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन सा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? कोयला आधारित प्रथम, देखो पहला पूछा है, पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है? तो क्या वो सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र है, क्या वो कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र है, छबड़ा तापीय संयंत्र है, काली सिंध जो है संयंत्र है? तो क्वेश्चन क्या पूछा आपका कि राजस्थान का पहला जहां कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र, तो ध्यान रखना वो है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। प्रथम कोयला आधारित, बहुत अच्छी बात है ये कि प्रथम कोयला आधारित पूछा है तो कोटा सुपर तापीय संयंत्र होगा। उम्मीद है कि आपका उत्तर ये सही हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चंस जो है इतिहास वगैरह से आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, जल जंगल जमीन, ये एक आदिवासियों का नारा होता है, जल जंगल और जमीन। इस आंदोलन के जो है इस नाम से आंदोलन भी हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? जल जंगल और जमीन के लिए आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है विजय कुमार वशिष्ठ, मामा बालेश्वर दयाल, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। वापस देखो, जल जंगल और जमीन आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? उम्मीद है कि आपने अपना उत्तर सोच लिया होगा। अगर उत्तर सोच लिया तो इसका उत्तर होगा आपका मामा बालेश्वर दयाल। तो जल जंगल और जमीन, ये आंदोलन मामा बालेश्वर दयाल के नेतृत्व में हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कर मुक्त भूमि थी, एक मिनट, कर मुक्त भूमि कौन सी थी? मतलब ऐसी भूमि जहां पर कर नहीं लगता था राजस्थान में, ऐसी भूमि जहां पर कर नहीं लगता था। तो देखो, जागीरी और खालसा, इन दोनों भूमियों पर जो है आपका जो है कर लगता था। जागीरी भूमि को होती तो जागीरदार के अंडर में होती थी, ठीक है, और खालसा होती थी जो सीधा राज्य के अंडर में होती थी, एक प्रकार से केंद्र शासित मान सकते हो आप, जो राज्य के अंडर में होती थी। लेकिन जो शासन भूमि है ना, ये कर मुक्त थी, कर मुक्त थी, ध्यान रखना। खालसा और जागीर भूमि पर कर लगता था। जागीरी भूमि जागीरदार के अंडर में आती थी और खालसा सीधे राज्य के अंडर में आती थी, लेकिन जो शासन भूमि है वो क्या थी? कर मुक्त थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में सैन्य खर्च कहलाता था। मारवाड़ में सैन्य खर्च क्या कहलाता था? सैन्य खर्च मतलब युद्ध कर भी कह सकते हो आप। सेना पर जो खर्च होता था वो क्या कहलाता था? ठीक है, क्या वो गनीम बराड़ कहलाता था, वो कांसा परोसा कहलाता था, या मीणा कहलाता था, या खेड़ खर्च कहलाता था? तो ध्यान रखना, मारवाड़ में सैन्य खर्च या युद्ध कर क्या कहलाता था? जल्दी से अपने उत्तर सोच ले। क्या वो गनीम बराड़ था, क्या वो कांसा परोसा था, क्या वो मीणा था, या खेड़ खर्च था? तो इसका उत्तर होगा खेड़ खर्च। इंपोर्टेंट बनता है, नोट कर ले। जो मारवाड़ में सैन्य खर्च है वो खेड़ खर्च कहलाता था। अगला क्वेश्चन, अपने गिनते जाए कि कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। बिजोलिया, जो विजय सिंह पथिक है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, तो विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आमंत्रित करने वाले कौन थे? मतलब विजय सिंह पथिक को बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण करने गए थे, आमंत्रित करने गए थे, कौन कौन गए थे या कौन गया था? क्या वो माणिक्यलाल वर्मा थे, क्या वो नारायण पटेल थे, क्या वो प्रज्ञा चक्षु भंवर स्वर्णकार थे, या साधु सीताराम दास थे? तो देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन में जो है विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ। तो विजय सिंह पथिक को आमंत्रित करने गए थे, उनका नाम था साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास इसका सही उत्तर होगा। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साधु सीताराम दास कौन से आंदोलन से संबंधित थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया की माल भूमि के पट्टे किसानों ने किस वर्ष जागीरदार को लौटा दिए थे? आपको पता ही है कि जो है कर बढ़ाने के बाद में जो है बिजोलिया जो किसान थे बिजोलिया के, उन्होंने अपनी भूमि जो है उसके पट्टे वापस जागीरदार को लौटा दिए थे। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर। तो वो किस वर्ष जो है आपके पट्टे लौटाए गए? क्या 1916 में, क्या 1924 में, क्या 1922 में, या 1927 में? तो ध्यान रखना, जागीरदार द्वारा 1927 में जो है पट्टे लौटा दिए गए, जो किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर। और विजय सिंह पथिक के कहने पर जागीरदार को पट्टे लौटाने के बाद में जो है किसानों में थोड़ी निराशा हो गई, और इसके कारण जो है विजय सिंह पथिक ने जो है ये आंदोलन छोड़ दिया। और आंदोलन छोड़ दिया और 1927-28 में जो है दूसरा चरण शुरू हुआ इस आंदोलन का, दूसरा चरण शुरू हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1927 में जो है पट्टे किसानों ने वापस बिजोलिया जागीरदार को लौटा दिए थे। अब आ रहे हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? तो देखो,
फ्लॉपी डिस्क और जो होती है ना उसमें कुछ ही एमबी के डेटा आते हैं, ठीक है। कंपैक्ट डिस्क जो सीडी होती है ना, अपनी सीडी देखी होगी गोल्ड वाली, उसमें भी कुछ एमबी के ही जो है 200-300 एमबी के ही डेटा आते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, इसमें भी कुछ ही एमबी के डेटा आते हैं। फिर आती है हार्ड डिस्क, ये आपके जीबी टीबी में आ सकती है, मतलब आपको जो है 1000 जीबी यानी कि टीबी जो है तक मिल सकती है, 500 जीबी की मिल सकती है। तो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कौन कर सकता है, तो हार्ड डिस्क कर सकती है, क्योंकि यह है ना 512 1024 जीबी या हम कह सकते हैं 1 टीबी जीबी इनमें आती है। तो ये जो है हार्ड डिस्क का ध्यान रखना, जो है सबसे अधिक मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। कि उम्मीद है कि आपका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन ही थोड़े गायब हो गए, देखो इसके ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इसके ऑप्शन और हैं, वो टाइप करना भूल गए। इसका अगला ऑप्शन है आपका कंट्रोल यूनिट, क्या है, कंट्रोल यूनिट। और एक ऑप्शन है इसका सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। ये 2 ऑप्शन और जोड़ रहा हूं मैं, शायद टाइप नहीं हुए गलती से। अब देखो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आईओ के बीच, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, जो कीबोर्ड और माउस होते हैं ना आईओ उनको कहते हैं, ठीक है। सीपीयू, मान लो कि आप कीबोर्ड पर कुछ लिख रहे हो, मान लो कि कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो अपना नाम और वो सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होते हुए आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा है। इन सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है। क्या वो एलयू करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। क्यों, क्योंकि एलयू तो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये मतलब जोड़ बाकी गुणा भागी गणना संबंधित है एक प्रकार से। किससे संबंधित है, गणना से, क्योंकि नाम इसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। मेमोरी यूनिट का सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज का भी जो है नियंत्रण से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, इसको कहते हैं सीयू। मतलब जो कंट्रोल यूनिट होती है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होता है ना उसके, और इनपुट आउटपुट जो माउस है आपका, आपके जो कीबोर्ड है उनसे कोई सिग्नल अंदर जाता है, उस स्क्रीन के थ्रू बाहर आता है, ये सब मूवमेंट करता है कंट्रोल यूनिट। तो उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो इंपैक्ट डालता है। आपने वो टंकण वाली एक मशीन देखी होगी जिसमें एक जो है जाकर ऐसे मतलब पेपर पर ऐसे जो है मारते हैं, धीरे धीरे इंपैक्ट डालते हैं। इंपैक्ट का मतलब हो गया धीरे धीरे ऐसे मारना किसी चीज को, उससे कोई चीज छपे। तो इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो देखो डॉट मैट्रिक्स तो है, लाइन भी है, डेजी व्हील भी है, लेकिन लेजर नहीं है। लेजर में जो है इंपैक्ट नहीं होता ये, ठीक है, इंपैक्ट नहीं होता, ये अपने आप जो है छापता रहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, कि राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किन स्टेशनों के बीच में चलेगी। कुल मिला के आपको ध्यान रखना, राजस्थान की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कौन से 2 जो है स्टेशनों के बीच में चलेगी। आपके सामने ऑप्शन है वो उदयपुर अहमदाबाद, जयपुर चंडीगढ़, कोटा मुंबई और अजमेर दिल्ली कैंट। अपना उत्तर देख लें। तो इसका उत्तर अगर सोच लिया तो मैं बता देता हूं, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत ट्रेन। तो कहां पर है, दिल्ली और अजमेर कैंट, जो दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच में। अब आप अपना 30 में से कितने सही हुए आपके वो बताएं। अगर आप इसमें 40% भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम से कम ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि सीटी का पेपर इसी लेवल का आता है, नॉर्मल नहीं आता है। ठीक है, तो अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।